वालेकुम, आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ कई फ़कीर प्रोग्राम के साथ। हमेशा की तरह सही सरफराज शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमें गाइड करते हैं रूहानी मसाइल के हवाले से, दीनी मसाइल के हवाले से और दुनियावी जो मसाइल हैं उनके अंदर एक पहलू जो इस्लाह का होना चाहिए उस हवाले से भी। शाह साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम जी, अस्सलाम। पिछली गुफ्तगू में आपने बहुत सी बातें ऐसी उठाई जिनकी तरफ मेरे ख्याल में थोड़ी सी और ज़रा अगर तवज्जो हम दे लें तो और बेहतर हो जाएगा। आपने प्राइमरी एजुकेशन के हवाले से बात की थी और कहा कि प्राइमरी एजुकेशन पे बाहर के मुल्कों में बहुत तवज्जो दी जाती है और वहाँ पे जो असातिज़ा मुकर्रर किए जाते हैं उनका मशाहिरा जो है या उनकी तनख्वाह जो है वो ज़्यादा होती है उन लोगों की निस्बत जिनको सेकेंडरी एजुकेशन में कहते हैं। ऑफ कोर्स के हायर एजुकेशन में फिर जाके उनकी तनख्वाहें ज़्यादा हो जाती हैं, वहाँ पे भी बहुत तहकीक की ज़रूरत होती है। यहाँ पे भी बच्चों के अंदर बुनियादी तौर पे तहकीकी और इमेजिनेटिव तख़य्युल के उनको बुलंद करने के लिए चूँकि तवज्जो देने की ज़रूरत है, लिहाजा ऐसी एक्सरसाइज़ होती हैं, ऐसे तरीके होते हैं जिन पे बच्चों को उभारा जाए, उनको उकसाया जाए कि वो तहकीक की तरफ चलें, इमेजिनेशन की तरफ चलें। मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल फिर आपकी तरफ आऊँगा और वो ये है कि नील गैमन एक एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने बात की कि किस तरह से कौमों का फ्यूचर मुस्तकबिल इस पे डिपेंड करता है कि बच्चों के अंदर लाइब्रेरी जाने की एक जुस्तजू कितनी ज़्यादा है, लाइब्रेरीज कितनी इंपॉर्टेंट है और दूसरे तख़य्युल कितना ज़्यादा है, इमेजिनेशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस हवाले से आइंस्टाइन ने भी कहा, उनसे पूछा गया बच्चों को बेहतर बनाने के लिए क्या करें। आपने भी अपने एक प्रोग्राम में मेरे साथ बात करते हुए ये कहा था बच्चों को कहानियाँ सुनाएं। उन्होंने कहा और बेहतर क्या करें, आपने भी कहा और कहानियाँ सुनाएं। तो इसकी तरफ ज़रा लोगों की और तरफ तवज्जो हम हासिल करना चाहेंगे, आप इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम में से अक्सर लोग ज़िंदगी में कम से कम एक बार एक मकान ज़रूर बनाते हैं। जब हम मकान बनाते हैं तो हमारा एक तजर्बा होता है कि हमारा मैक्सिमम टाइम और पैसा उस घर की बुनियादें भरने में सर्फ हो जाता है। मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम पैसा, और दूसरी मर्तबा जो बहुत ज़्यादा पैसा इसमें सिंक होता है वो होता है उसकी फिनिशिंग पर। जब उसका ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हो गया तो उसकी खिड़कियां, दरवाजे, रंग रोगन, उसके यूटेंसिल्स, उसकी फैसिलिटीज़ डेवलप करना, मैक्सिमम पैसा उसमें चला जाता है। इंसान की ज़िंदगी का भी यही है। तो जो कामें जागती हुई जहन रखती हैं उन्होंने इस भेद को पा लिया कि दो जगहों पर बहुत तवज्जो दी जानी चाहिए। एक प्री स्कूल और प्राइमरी स्कूल एजुकेशन पर, और दूसरा मास्टर एंड बियॉन्ड, इस पर बहुत ज़्यादा। प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्कूल एजुकेशन में, जैसे मैंने पिछले किसी प्रोग्राम में आपसे अर्ज़ किया था कि ये फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं किसी भी इंसान की ज़िंदगी के, कि जहाँ जो कुछ वो वहाँ सीखता है वो सारी उम्र उसके साथ चलती है। वो चीज़ चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, सारी उम्र उसे ड्राइव करती है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ प्रोडक्टिव सिटीजन पैदा हों तो हमें प्री स्कूल और प्राइमरी स्कूल लेवल पर ही हमें मेहनत करनी होगी। शायद आपके साथ कोई प्रोग्राम करते हुए किसी चैनल पर या यहाँ भी मैंने एक अर्ज़ की थी कि जब हम बच्चे को बजाय, जो 3-4 साल का बच्चा है, बजाय क्लासरूम में बिठाए रखने के और वाइट बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर उसको पढ़ाने के, अगर हम उसको लेके जाते हैं बाहर और
जो मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे दरख्त है, पोल है, सड़क है, पानी की पानी पीने की फैसिलिटी डेवलप हुई भी है, तो हम उसे ये कहते हैं कि देखिए इसके ये फ़वाइद हैं हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि इसके हमारी ज़िंदगी में बहुत फ़वाइद हैं, इसलिए हमें इसकी केयर करनी है। वो बच्चे का कच्चा ज़हन है, 4 साल, 3.5 साल के बच्चे का, ये चीज़ वहाँ इम्प्रिंट हो जाएगी हमेशा के लिए। तो फिर अगर वो कभी जुलूस, एहतजाजी जुलूस निकालेगा भी, तो इन चीज़ों की तोड़ फोड़ नहीं होगी। जब स्कूल टीचर्स क्लास को ले जाएंगी अपने साथ और बस स्टॉप पर बस में चढ़ेंगी, उन्हें कितार बना के चढ़ाएंगी और ये बताएंगी नहीं ये पहले से खड़े हैं, इनका हक पहला है, इनको पहले जाने दीजिए। इसी तरह बस से उतरते हुए इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं। जी तो जी, प्रोग्राम बस के अंदर लंबा हो बैठते जाएगा। हुए, जी जी। तो इस तरह की बातें जब हम उन्हें सिखाते हैं, बजाय हम उनको एकेडमिक एजुकेशन इम्पार्ट करने के, अगर ये चीज़ें हम उस एज में सिखाते हैं, प्री स्कूल में, और प्राइमरी स्कूल में हम उनको ये सिखाना शुरू कर देते हैं कि बहैसियत इंसान के, बहैसियत सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, आपके हकूक़ ये हैं जो आपको मिलने चाहिए, और आपको उसके लिए न सिर्फ ये कि डिमांड करना चाहिए, बल्कि उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और सिखाते हैं कि ये जो दूसरा बच्चा है, इसके ये हकूक़ हैं, आपको रेस्पेक्ट करनी है उसके हकूक़ की, अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसके हकूक़ की रेस्पेक्ट करनी है। तो ये चीज़ जो उसने 5 साल की उम्र में सीखी या 6 साल की उम्र में सीखी, ये सारी उम्र कायम रहेगी। कॉन्शियस माइंड में तो शायद न रहे, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में ये ज़रूर रहेगी, और वो सारी उम्र ड्राइव होगा इसी तालीम के ज़रिए से। फिर हम उसको आउटराइटली ये तालीम नहीं देते कि तुम्हें मुहिब्बे वतन होना है, बल्कि हम उसे बड़ी दिलचस्प इंटरेस्टिंग स्टोरीज, हमारे वो मुहाफिज जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी बॉर्डर पर, उनकी कहानियाँ बड़े खूबसूरत और दिलचस्प पैराई में हम उनको सुनाते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं बयान करते, देयर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मॉरल ऑफ द स्टोरी न बताएं, वी लीव इट टू द चाइल्ड कि वो इससे नताइज खुद डिराइव कर ले, खुद अखज़ करे उससे, तो वो उसके जहन में आ जाएंगे। ये तो एक चीज़ है कि प्राइमरी स्कूल में जो चार, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और काम घर पे करना है, पेरेंट्स करने का, कि बजाय इसके कि मैं ऑफिस से थका हारा हूँ और इसको बुनियाद बनाऊं कि सारा दिन मैंने काम किया है और पाँव टेबल पर रख के सोफे पे बैठ जाऊं और टीवी देखता रहूं, थोड़ी सी मुझे कुर्बानी बहैसियत बाप की करना पड़ेगी कि मैं आता हूँ अपने बच्चे के लिए, बहुत छोटी उम्र का है तो कॉमिक्स ले आऊँगा, स्टोरी बुक्स ले आऊँगा और उसके साथ बैठ के बाकायदा पढ़ूंगा एज इफ के बड़ी दिलचस्प चीज़ है। तो यूँ उसमें मैं मुताले की आदत डाल दूँगा। जब मैं उसमें मुताले की आदत डाल देता हूँ, तो जो ही वो ज़रा सा बड़ा होता है, तो मैं उसको एक तरफ लेके जाता हूँ कि आप स्कूल की लाइब्रेरी से इशू करा लाया कीजिए कहानियों की किताबें और उनको पढ़िए। तो यूँ उसके अंदर मैं मुताले की आदत डेवलप कर दूँगा, और वो एक बार डेवलप हो गई तो मुताला ऐसी चीज़ है कि इससे ज़हन को बहुत वुसअत मिलती है।
और जब जहन को वुसअत मिलती है तो जहाँ और चीज़ें खूबियाँ पैदा होती हैं, वहाँ एक बहुत बड़ी खूबी ये पैदा होती है कि जहन की वुसअत के साथ ही हमारे इमेजिनेशन जो है वो ब्रॉड होता चला जाता है, बड़ा होता जाता है। क्योंकि सीखते हैं हम बहुत, जो भी हम सीखते हैं जी जी। तो उतना ही हमारा जहन दूर की सोचने लगता है। तो दो चीज़ें हमें सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन तक पहुंचते पहुंचते बच्चों को सिखा लेनी चाहिए। एक ऑब्जर्वेशन है और दूसरी इमेजिनेशन है। तो वो ऑब्जर्वेशन, तो वो कीन ऑब्जर्वेशन उसकी उस वक्त होगी जब वो हमें देखेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। कि मेरे फादर जो हैं किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो स्ट्रेट अवे इस्तेमाल नहीं करना शुरू करते, बल्कि उसको स्टडी करते हैं, उस पर गौर करते हैं कि ये कैसे काम करता होगा, क्या है। तो ये ऑब्जर्वेशन की आदत उसमें आती है। लेकिन इमेजिनेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा मुताले के ज़रिए से। तो अगर हम बच्चे पर जो ही वो सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के लेवल पर पहुंचता है, हम बच्चे पर ये मेहनत करें और तवज्जो दें, तो आप देखेंगे कि कौम के अंदर एक जिंदगी, नई जिंदगी पैदा होगी। जितने बच्चे मिलेंगे वो किसी और डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देंगे, जो कि बड़ी पॉजिटिव है। मैं ऐसे ही वो अपनी ज़ाती मिसाल के हवाले से, मैं चूँकि एक किताब पढ़ रहा था तो उसमें बच्चों की तरबियत के हवाले से एक ज़िक्र था। तो मुझे याद है मेरा बेटा हमज़ा बहुत छोटा सा था, 4 बरस का होगा शायद। तो उसकी वालदा एक दिन कहीं जाना था उनको, तो मेरे पास छोड़ गई कि इसको देखो ये तंग कर रहा है। तो मुझे कहने लगा मुझे कोई काम बताएं। तो मैंने कहा ऐसा करो कि खिड़की से बाहर देखो और जितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ। नोट करो। उसने 10 मिनट लगाया, नोट कर लिए। कहने लगा अब क्या करूं? मैंने कहा अब ऐसा करो खिड़की बंद कर दो और ये जितनी चीज़ें तुमने लिखी हैं इसकी अपनी याददाश्त के ज़रिए एक तस्वीर बनाओ। उससे एक तस्वीर बना ली कुछ अरसे में। कहने लगा अब क्या करूं? मैंने कहा अब ये करो कि ये तस्वीर जो तुमने बनाई है और जो चीज़ें देखी हैं इसके हवाले से कहानी लिखो। उसने वो कहानी लिख ली और वो इतनी दिलचस्प कहानी थी कि जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, उसको मैंने बढ़ाता चला गया फिर आइंदा आने वाले दिनों में, और किताबें और चीज़ें और वो अच्छी खासी कहानियाँ लिखने लग गया। तो मैं मतलब है ये बच्चों के लिए एक बड़ा अच्छा तरबियती एक तरीक़ेकार हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि शायद हम हर सतह पर हमारे पास वक्त नहीं है इन कामों के लिए। हालांकि किसी भी माँ बाप के लिए जो उसकी असल दौलत है जी वो औलाद है। जी। औलाद को वो सही तरबियत दे सका तो उसने बड़ी कामयाबी हासिल करी। बहुत कामयाब आदमी है अगर औलाद को वो सही तरबियत कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमारे पास वक्त नहीं होता है इन कामों के लिए। ठीक है शाह साहब, मेरे ख्याल में पिछले प्रोग्राम में बहुत से लोगों के सवालात हैं जनाब, आपसे, वो पूछना चाहते हैं, तो उन सवालात को ले लें। दरमियान में मैं अपने आप इजाज़त दीजिएगा तो वो करता चला जाऊँगा। एक ये है कि हम, ज़ाहिर है उसका मुल्क का भी असर है, चीज़ों का भी असर है। उस हवाले से लोग ये पूछना चाहते हैं कि हम अपनी सोच में, अपनी ज़ात में और मिजाज में मनफी बहुत हो चुके हैं। हम अपनी मुस्बत सोच लाने के लिए क्या करें? हम किस तरह से छुटकारा पाएँ? क्या कोई वज़ाइफ का सहारा लें? क्या कोई प्रैक्टिकल चीज़ है जिसका हम सहारा लें? क्या किया जाए? इसमें तो कोई शक नहीं है। और हम सभी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं जी कि इबादत से सुकून मिलता है, जी वो तो ज़रूर करनी है। जी। लेकिन खुदारा इसलिए इबादत न कीजिए कि हमें सुकून मिले, इबादत इसलिए हम करें कि हमारा रब लायक ही इबादत है। दैट्स ऑल। जी जी। ठीक है। उसके इनामात खुद ब खुद आ जाएंगे। लेकिन नीयत हमारी सिर्फ एक होनी चाहिए इबादत के बारे में कि हम इबादत इसलिए कर रहे हैं कि हमारा रब लायक इबादत है।
तो एक एस्टेब्लिश फैक्ट है, ये इबादत से सुकून आ जाएगा आपको। लेकिन एक चीज़ जो हम अब मिस कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी से निकल गई है, वो ये है कि हमें जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ हासिल हुई, उन्होंने हमें, अगर मैं ये कह दूं कि सुस्तुल वजूद कर दिया, तो अगरचे लोग ऑफेंड होंगे इस लफ्ज़ से, लेकिन हकीकत यही है कि हम टीवी के सामने बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं, टेलीफोन पर मसरूफ़ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। रूहानियत में एक बात कही जाती है कि फ़कीर पर लाजिम है कि वो कम से कम लोगों से मिले। उसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत है। जब हम बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते हैं तो उतनी ही ज़्यादा हमें बातें सुनने को मिलती हैं, और वेरिड बिलीव्स, ख्यालात और असलूब, तौर तरीके, उससे वास्ता पड़ता है। उसमें से कुछ बड़े सूदिंग होंगे हमारे लिए, और एक बड़ी अक्सरियत हमें ज़हनी तौर पर परेशान भी कर जाएगी। तो हमारी कंसंट्रेशन ख़राब होती है। जब कंसंट्रेशन बिगड़ती है तो हम इबादत भी ठीक तरीके से नहीं कर पाते। उसके पीछे हिकमत असल में ये है। तो ये जो हम ज़्यादा टेलीफोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, उससे परेशानियाँ आती हैं। उसकी जो साइंटिफिक साइड है उसको रहने दीजिए कि मोबाइल से किस किस्म की रेज निकलती हैं जो कान के ज़रिए से हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट कर जाती हैं, वो एक अलग कहानी है, उसको छोड़ दीजिए। अगर हम सिर्फ एक काम कर लें, कोई एक हॉबी अडॉप्ट कर लें, और ख़ास तौर पे जो आउटडोर एक्टिविटी है उसको अगर हम अडॉप्ट कर लें कि डेली 2 घंटे या 1 घंटा हमने इसमें लगाना है, उसमें टाइम की शर्त नहीं है कि मैं और कुछ नहीं तो साइकिलिंग कर लूँ, हॉर्स राइडिंग शुरू कर दूँ, थिंग्स लाइक दैट, फ्लाइंग कर लूँ। वॉक ही कर लूँ और कुछ नहीं, तो अगर नहीं अफोर्ड करते तो उससे होगा क्या कि ये जो हमारी शिकायत है कि बेसुकूनी है, डिप्रेशन है, ख्यालात मुंतशर हैं, इनसे जान छूट जाएगी। आपने यकीनन कोई ना कोई गेम जिंदगी में खेली होगी, बहुत ज़्यादा। आपने महसूस किया कि जब वो अपनी दिलपसंद गेम खेल रहे हैं घंटा 1.5 घंटा, तो आप दुनिया से कटे हुए हैं, पूरी तरह उस पर कंसंट्रेट किए हुए हैं। वो एक ब्रेक है आपके जहन को, और आपकी जो एनर्जीज हैं, खासतौर पे जहनी एनर्जी, वो रिवैम्प हो रही है। तो जब आप घर जाते हैं, जाके पसीना आया हुआ है, आपने शावर लिया और कपड़े वगैरह चेंज करके जब आप बैठे, तो आप महसूस करेंगे कि दुनिया का कोई इस वक्त गम नहीं है, बल्कि बड़ा लाइट फील कर रहे हैं। तो ये बड़ा अहम है हमारी ज़िंदगी में। जिन साहब ने भी ये सवाल पूछा है, मेरी गुजारिश उनकी खिदमत में इतनी होगी कि कोई एक गेम अपना लीजिए, लेकिन हो आउटडोर। ठीक है, सही। तो डिप्रेशन आपके करीब से भी नहीं कभी गुजरेगा। आप देखिए गोल्फ खेलने वाले लोग, नोट कीजिए, अब ये गोल्फ ऐसी गेम है जो कुलियतन जहनी है, अगरचे इसके जिस्मानी फवायद भी हैं, वॉक बहुत करना पड़ती है, लेकिन है ये गेम कुलियतन जहनी कि आप बॉल को जो हिट कर रहे हैं, उसमें आपका जो माइंड है वो उस बॉल पर मरकूज हुआ हुआ है पूरा।
उसको कंसंट्रेट किए हुए हैं आप, या उस बॉल पर कंसंट्रेट किए हुए हैं, या उस होल पर कंसंट्रेट किए हैं जहां आप बॉल को पहुंचाना चाहते हैं। उस वक्त इंसान का दिमाग पूरी तरह कंसंट्रेट हुआ हुआ था वो उस एक नुक्ते पर, तो दुनिया से कटा हुआ है, उसको कुछ पता नहीं मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। ऐसे लोग जो गोल्फर्स हैं, कभी आप उनको देखिए, जिस्मानी तौर पर भी बड़े आपको वो सेहतमंद मिलेंगे, और उनके फेसेस देखिए, उनके ऊपर परेशानी का नामो निशान नहीं मिलेगा। तो इनके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप कोई आउटडोर गेम एडॉप्ट कर लीजिए, ठीक हो जाएगा डिप्रेशन आपका। शाह साहब, अगला सवाल जो है वो ये है कि आप हमेशा कहते हैं ज़िंदगी कुछ असूलों के मुताबिक गुजारी जाए। वो चाहते हैं ज़रा दोबारा बता दें, आपके कामयाब और बावकार ज़िंदगी गुजारने के लिए कौन से असूल होने चाहिए हमारे? हमें एक बेनिफिट हासिल है, और वो है मुसलमान होने का। जी। जो बावकार ज़िंदगी है और वरी फ्री ज़िंदगी है, जी। उसका गुजार ऐसी ज़िंदगी लीड करने का नुस्खा जो दीन ने बताया वो बड़ा सिंपल है, और वो बड़ी वजाहत के साथ बयान किया हुआ है। वैसे मुसलमान के हमें एक नुक्ता सिखाता है हमारा दीन, कमाल का है, बहुत उम्दा है, अगरचे उसकी तरफ हमारी तवज्जो कम ही जाती है, खासतौर पर मेरी तो बहुत कम जाती है, इसलिए कि मेरे अपने मफाद में नहीं होता, इसी तवज्जो मेरी कम जाती है। वो है कि हक बात कही जाए, चाहे वो खुद अपनी ज़ात के खिलाफ क्यों न चली जाए, उसके नताइज खुद हमारी ज़ात के लिए क्यों ना नुकसानदेह हो जाए, लेकिन कही जाए बात बड़ी सच बात। हक बात कही जाए। अब किसी प्रोग्राम में ये हक और सच पर इंशाल्लाह बात करना पड़ेगी जी जी, कि थोड़ा सा दोनों में फ़र्क है। मैं लिख भी लेता हूँ इसको। जी। ये एक ऐसा नुक्ता है, इस पे अमल करके देखिए कभी, ये जानते बूझते हुए भी कि ये हक बात कह देने से मेरी ज़ात को नुकसान हो जाएगा, आप कहिए, और उसके फौरन बाद देखिए कि आपके अंदर किस दर्जे की खुशी पैदा होती है। एक अजीब सी सरशारी आएगी, ये सही लफ्ज़ है, ठीक है, खुशी से ज़्यादा सरशारी का। कि एक अजीब सी सरशारी पैदा हो जाएगी आप में। ये तो आपकी अपनी ज़ात के अंदर पैदा हुई, लेकिन दूसरी चीज़ जो होगी वो होगी कि आप देखेंगे लोग आपके बारे में किस तरह एहतराम से बात करते हैं। एक कमाल के आदमी है रऊफ साहब, ये पता भी था ये बात कह देने से मुझे नुकसान होगा, लेकिन चूंकि हक बात थी उन्होंने कह दी। तो रफ्ता रफ्ता इंसान खल्के खुदा की नज़र में बड़ा मुअज़्ज़ज़ हो जाता है। तो और बहुत सी चीज़ें हैं। मैं असल में जो मगरिब से एक इस्तिलाह हमने मस्तार ली है, वह है इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। आपने पहले भी एक प्रोग्राम में जिक्र जी। किया उसका, मतलब अगर उसको मैं कह लूँ एक विजदानी सच तरह से जो कह देना चाहिए, शायद वो उससे ज़रा मुख्तलिफ हो जाएगी बात। मुख्तलिफ हो जाएगा। जी। ये जो बगैर ये परवाह किए कि इसका क्या नुकसान और क्या फ़ायदा है, जी। हक बात कह देना, ठीक है। मेरे ख्याल में ये इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है। ठीक है। ठीक है। जिस शख्स में इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी आ गई, जी। न तो वो किसी शख्स के बारे में बुरा सोचता है, न किसी शख्स के बारे में बुरा बोलता है,
और ना किसी शख्स के बारे में बुरा करता है। ना सोचता है ना करता है, कमाल बात है। उसका नतीजा ये होता है कि आदमी के अंदर एक इत्मीनान ही इत्मीनान होता है। उसकी एक जो पॉजिटिव एनर्जी है जी। उसके अंदर वो जो पैदा होती है वो सिर्फ अंदर नहीं रह जाती है। ये हैरान कुन चीज़ है, बल्कि उसके बॉडी से, उसके वजूद से पॉजिटिव वाइब्स एमिट होने लगती हैं। और हम में से हर शख्स के का एक मैग्नेटिक फील्ड है। वो मैग्नेटिक फील्ड बड़ा स्ट्रांग हो जाता है और वाइडर हो जाता है। तो जो शख्स भी आपसे मिलेगा उसको बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी कि बंदा बड़ा साफ सुथरा है। साफ सुथरे आपके कपड़े वगैरह नहीं है, बल्कि जहनी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी भी है और वो वाइब्स भी हैं और वो एनर्जी भी है, तीनों चीज़ें। जी। तो पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। जी। तो जहाँ कहीं आप बैठेंगे लोग एकदम से उनके अंदर एक खुशी सी पैदा होगी। आपके अपने अंदर तो है ही है। जी। तो ये जो कामयाब जिंदगी गुजारने का जी। नुस्खा है, ये तो दीन ने जी। हमें ये सिखा दिया ठीक। कि आप हक बात कहिए, बहुत कामयाब होगी जिंदगी। ठीक। ये आप उन दुकानदारों को देखिए अभी, बल्कि किसी शख्स ने मुझसे पूछा लाहौर के कुछ लोगों के बारे में कि उनका कारोबार बहुत चलता है, हालांकि ना तालीम है उनके पास, ना कोई और चीज़ है, और उनका रवैया भी कोई बहुत ज़्यादा कमेंडेबल नहीं है कस्टमर्स के साथ। इट्स नॉट हाईली कर्टियस, लेकिन काम उनका बहुत ज़बरदस्त है। तो मैंने उनसे कहा कि इसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा आपको, लेकिन एक काम कराइए मेरी खातिर कि जितने नाम कोट किए आपने वो छोटे दुकानदार हैं, स्केल दुकानदारी का बहुत छोटा है उनका। आप वहाँ एक एक घंटा 2-2 घंटे खड़े होकर ऑब्जर्व करके आइए। तो आप जो ऑब्जर्व करेंगे वो एक अजीब सी चीज़ होगी कि इन सब लोगों में कोई फुटपाथ पर बैठ के बेच रहा है, कुछ की छोटी सी दुकान है, लेकिन इतना रश है संभाला नहीं जा रहा। रब इतना रिस्क उन्हें ऐसा कर रहा है। तो उनके अंदर एक कॉमन चीज पाएंगे आप कि वो लोग who are less fortunate, they can't spend sizable amount, वो आके उनको 1 रुपया देते हैं और कहते हैं कि मुझे सौदा दे दीजिए 1 रुपए का। तो गौर से देखिएगा कि वो आदमी 100 रुपए की चीज लेने वाले को भी उतना ही दे रहा है जितना उसे 1 रुपए लेने वाले को। ये जो उसकी सखावत है या दर्द है लेस फॉर्चुनेट लोगों के लिए, वो उसको पॉजिटिव एनर्जी एक प्रोवाइड कर रही है। एक बात जो पॉजिटिवली सोच रहा है ना, जी। नतीजा क्या है कि उसके वजूद से निकलने वाली वाइब्स बड़ी पॉजिटिव हैं जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो हम वैसे मुसलमान ये कह देंगे कि उस पर अल्लाह की रहमतें हैं, और ये 1 2 4 नहीं है। उनका नाम मैं ज़रूर ले लेता अगर वो कमर्शियल ना कहलाती बात। आप भी उन्हें जानते हैं, मैं भी बचपन से उन्हें देख रहा हूँ। सबके साथ एक सा मामला रब करता है कि जिस आदमी ने कभी नाप तोल के गिन के नहीं किसी को कुछ दिया, रब भी उसको बेहिसाब अता फरमाता है। बिल्कुल सही। और जितना कोई नाप तोल के गिन के देता है या खर्च करता है, उसको गिन के ही मिलता है। तो ये पॉजिटिव एनर्जीज हैं जो
पैदा होती हैं। तो जिन साहब ने ये पूछा है कि ज़िंदगी गुजारने का ढंग क्या है, तो इसका एक लफ्ज़ में तो जवाब मैं दे सकता हूँ कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। न बुरा सोचिए, न बुरा बोलिए, न बुरा कीजिए। अच्छा, आपकी बात से जो मुझे एक और चीज़ समझ आई है, यानी आपने जो बुनियादी तौर पे बात की इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की आपने वो मिसाल दी, वो दुकानदार, वो तमाम लोग जो 1 रुपए वाले के साथ भी उतना ही सलूक बेहतर कर रहे हैं जितना वो 100 रुपए वाले के साथ कर रहे हैं। उसमें टाइम भी है, रवैया भी है, चीज़ भी है, सभी कुछ शामिल है। और एक और चीज़ जिसकी आपने तरफ इशारा किया जो मेरी समझ में आई, उस बारे में फरमाइएगा, वो सखावत है फिर। सखावत। जी हाँ, जी तो सखावत इसी का नतीजा है जी कि जब हम हर एक के लिए अच्छा सोचते हैं, जी अच्छे जज्बात रखते हैं, जी तो हम ऑटोमेटिकली सखी हो जाते हैं। जी। और सखी सिर्फ पैसा नहीं है। नहीं, हाँ। वो सखी हर चीज़ में है। जी जी हत्ता कि आपको मिलने में वो सखावत दिखाता है कि मुस्कुरा के मिल रहा है, जी। उसके चेहरे पर खुशी के तासुरात हैं, वो भी सखावत है। बिल्कुल। और सखी की डेफिनेशन वैसे तो किताबों में देखेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी मिलेगी, जी जी एटलीस्ट एक पैराग्राफ में, जी जी कि सखी वो है जो लोगों के लिए खुले दिल से देता है, ये करता है, वो सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन फ़कीर इसकी जो डेफिनेशन बयान करता है वो वन लाइनर है, जी। उसी के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। तो फ़कीर ये कहता है कि सखी वो है कि जब वो किसी से कुछ चीज़ लेता है तो उसे थोड़ी भी ज़्यादा लगती है, और जब किसी को कुछ देता है तो ज़्यादा भी थोड़ा लगता है। अच्छा, वाह। शाह साहब इसी पे ख़त्म कर दें, मेरे ख्याल में बार बार मुझे कहा जा रहा है। ये जो शाह साहब ने इरशाद फरमाया, मेरे ख्याल में इसी को आप सबक बना लें अपनी ज़िंदगी का असूल में, कि इंसाफ वो मिनिमम डिग्री है जिसका तकाजा हमसे किया जाना चाहिए या जिसका तकाजा हमसे किया जाता है। और भी बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हुई है, बड़ी खूबसूरत बातें हुई हैं, ये हमारी जारी रहेंगी आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में भी। एक बात मैं आपको और तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, शाह साहब ने बड़ी दफ़ा पढ़ने की तरफ बात की है, या किताबें भी पढ़ी हुई हैं, और ये जितनी गुफ्तगुएँ आप देख रहे हैं ये फ़कीर के हवाले से जो होगा, फ़कीर नगरी है, कहे फ़कीर है, ये तमाम किताबें आपको दस्तयाब हो सकती हैं अगर आप चाहें कि शाह साहब की इरशादात जो हैं उनको और ज़्यादा तफसील से पढ़ें। हमारे प्रोग्राम में भी ये बातें जारी रहेंगी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।